हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ बीएनएसएस 2023। इसमें हम अराउंड 50 लैंडमार्क जजमेंट्स को डील करेंगे जो आपके मेंस आंसर राइटिंग या प्री के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट केस है वो है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लैरिफाई किया है कि कस्टडी और अरेस्ट सिनोनिमम वर्ड्स नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट कस्टडी एंड अरेस्ट आर नॉट सिनोनिमस टर्म्स। तो अगर मान लीजिए आपसे कस्टडी और अरेस्ट में डिफरेंस पूछते हैं, उस टाइम पे अगर आप उसको यहाँ पे स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार का केस रेफर करके आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वहीं पे जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो केस है, इसमें आर्बिट्ररी अरेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस लेट डाउन करी गई थी। उनके ऊपर एक चेक इम्पोज किया गया था कि वो आर्बिट्ररी ऐसे ही किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरे केस को डील करते हैं, डीके बसु का केस। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा होगा। तो इसमें ये बता रखा है कि डीके बसु का जो केस है, इसमें मतलब इन लोगों को बोला गया था, पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर ड्यूटी इम्पोज की गई थी कि इन जिसकी भी पर्सन को आप अरेस्ट कर रहे हैं, उसके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और या फिर उसके कोई फैमिली मेंबर को आपको इन्फॉर्म करना है अबाउट हिज अरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट केस से डील करते हैं, शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इस शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो केस था, इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन का राइट प्रोवाइड किया गया था कि अक्यूज जो अरेस्टेड पर्सन है उसको मेडिकली एग्जामिन कराना पड़ेगा। क्या बताया गया था? अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड बाय द मजिस्ट्रेट अबाउट हिज राइट टू बी मेडिकली एग्जामिन्ड। नेक्स्ट केस पे चलते हैं। तो कौन कौन से ऐसे केसेस है जिसमें गाइडलाइंस अरेस्ट के रिगार्डिंग प्रोवाइड करी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके अंदर गाइडलाइंस दी गई थी अरेस्ट के रिगार्डिंग। वहीं जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये केस हम पहले भी डील कर चुके हैं। डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, इनके अंदर गाइडलाइंस ऑफ फॉर अरेस्ट दी गई थी। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि गाइडलाइंस किस किस में दी गई थी, कौन सा ऐसा केस है जिसके अंदर गाइडलाइन दी गई थी, तो आप इनमें से जितने आपको याद रहते हैं उतने लिख सकते हैं, तीनों भी लिख सकते हैं। अब हम एक और इम्पोर्टेंट जजमेंट से डील करते हैं जो कि है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया गया था? सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि कोई भी अरेस्ट मियरली इसलिए नहीं की जाएगी कि नॉन बेलेबल या कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग इनको कोई इंफॉर्मेशन मिली है तो कंपल्शन नहीं है कि आप अरेस्ट करेंगे ही करेंगे। इट्स टोटली डिस्क्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट केस को डील करते हैं। हमारा एक इम्पॉर्टेंट केस आया है जो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस है, जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर्स को गाइडलाइंस दी गई थी। किसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस दी गई थी? तो पुलिस ऑफिसर को यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई थी कि अगर आप जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट करते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस सामने आया था हमारे। फिर वहीं हम दूसरे केस की बात करते हैं, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस शामबाल। ये जो केस है ये हमारे सेक्शन 94 ऑफ बीएनएसएस से डील करता है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ, आप यहाँ पे नोट कीजिएगा कि यहाँ पे मैंने बीएनएसएस मेंशन किया है। तो यहाँ पे हम सेक्शन 94 जो है वो बीएनएसएस का डील कर रहे हैं, सीआरपीसी का डील नहीं कर रहे हैं। इसमें बताया है कि अक्यूज के ऊपर सेक्शन 94 ऑफ बीएनएसएस, वहीं सीआरपीसी की अगर हम बात करें तो सेक्शन 91 अप्लाई नहीं कर देगा। और दूसरा इसने बोला है कि अक्यूज पर्सन को आप सम्मन नहीं कर सकते। क्यों सम्मन नहीं कर सकते? कि वो कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा या किसी चीज को प्रोड्यूस करेगा जो इंक्रिमिनेट करेगी उसको। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट केस से डील करते हैं, एसएल सचदेवा वर्सेस स्टेट का केस है। इसमें क्या हेल्ड किया गया था कि अगर कोई ऑर्डर इलीगल है सर्च और सीजर से रिगार्डिंग कोई ऑर्डर इलीगल है तो वो सीजर ऑफ आर्टिकल को क्या कर देगा? विशिएट कर देगा। ये एसएम सचदेवा वर्सेस स्टेट का केस है। अब हम सेक्शन 100 ऑफ बीएनएसएस की बात कर रहे हैं। इसमें अगर सीआरपीसी की हम बात करें तो सेक्शन कौन सा है? 97 ऑफ सीआरपीसी। प्रवीण सिंह वर्सेस भैरीलाल सिंह का केस जो है, इसमें ये बताया गया था कि कोई भी फादर जो है वो अपनी डॉटर को, मैरिड डॉटर को रेस्क्यू कर सकता है रॉन्गफुल कंफाइनमेंट बाय हर इन लॉज। अगर किसी भी बच्ची को उसके इन लॉज ने
रॉन्गफुली कन्फाइन कर रखा है, तो फादर के पास एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि वो उसको रेस्क्यू करवा सकता है। अब हम मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड वाइफ से रिगार्डिंग केस लॉस देखेंगे, जिसमें फर्स्ट केस है हमारा मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानू बेगम। इसमें ये बताया गया था कि ये जो भी मतलब ये जो सेक्शन है मेंटेनेंस से रिगार्डिंग, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ पर्सनल लॉ सब पे एप्लीकेबल होगा, मतलब सब पर्सनल लॉ, ये मैटर नहीं करेगा कि कोई बोले हम हिंदू है, कोई बोले हम क्रिश्चियन है, ये सब पे एप्लीकेबल होगा। वही अगर हम दूसरे केसेस की बात करें तो नंदलाल मिश्रा वर्सेस कन्हैया लाल मिश्रा और नानक चंद्र वर्सेस चंद्र किशोर के केस में वाइफ के मीनिंग को एक्सप्लेन किया गया था। ये दोनों केस है जिसमें वाइफ का मतलब बताया था कि वाइफ क्या होती है। वहीं यमुनाबाई अनंतराव अधव वर्सेस अनंतराव श्री वम अधव के केस में क्या बोला था, वाइफ का मतलब होता है लीगली वेडेड वाइफ, मतलब एक वाइफ जो आपसे लीगली मैरिज करके आई है वो ही वाइफ की कैटेगरी में आएगी। अगर आपने सेकंड मैरिज कर ली है, बाइगैमी किया है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, तो फिर आप यहाँ पे वाइफ की कैटेगरी में नहीं आएंगे। यहाँ पे लीगलिटी ऑफ मैरिज जो होगी वो पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होगी, ये बताया गया था। वहीं पे कमला वर्सेस एमआर मोहन कुमार का जो केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आपको स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज नहीं देना है, मतलब अगर आपकी मैरिज हुई है तो आपको स्ट्रिक्ट प्रूफ नहीं देना है कि हमारी मैरिज हुई है। अगर आप पेरिफेरली भी ये एक्सप्लेन कर देंगे कि आपकी मैरिज हुई है तो वो भी अंडरस्टूड माना जाएगा। नेक्स्ट केस से डील करते हैं। डॉक्टर सेवापंत कुमार बैनर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में क्या बोला था कि अगर मान लीजिए वाइफ डेजर्ट कर देती है अपने हस्बैंड को और तो भी उसके वजह से डाइवोर्स होता है, सपोज कीजिए डाइवोर्स का ग्राउंड क्या था कि वाइफ ने डेजर्ट कर दिया हस्बैंड को, मतलब छोड़ दिया हस्बैंड को, उस केस में भी वाइफ क्या इज एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस। इस बेसिस पे आप उसको मना नहीं कर सकते कि वाइफ तो खुद ही छोड़ करके गई है, उसके पीछे रीजंस देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग्स में ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसमें मेंटेनेंस वाला जो सेक्शन है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था और उसको अपहेल्ड किया गया था कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है सेक्शन। वहीं अगर हम डी वेलोस्वामी वर्सेस डी पचमिलाई का केस देखें तो इनने बोला है कि कोई भी ऐसी वुमेन जो मैरिज लाइक रिलेशनशिप में है, भले ही वो लीगली मैरिड है या नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लोगों के सामने एज एन हस्बैंड एंड वाइफ आ रहे हैं। मैंने आपको जब सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी डील किया था उस टाइम पे मैंने आपको इस केस का रेफरेंस दिया था और उसमें ये बताया गया था कि ये लोग भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, लेकिन सर्टेन कंडीशंस है जिनको फुलफिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, बब्बन वर्सेस पारुलिया का केस है। इसमें फादर के अंदर इन्होंने बताया कि जो अडॉप्टिव फादर है वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। विजय मनोहर अरबत वर्सेस काशीराव के केस में डॉटर लाइबल है कि वो अपने पेरेंट्स को मेंटेन करेगी। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस रशी मिस्ट्री या फिर हसीब वर्सेस स्टेट, इन दोनों में ही एफआईआर के ऑब्जेक्ट को रेट डाउन किया गया था। तो अब यहाँ पे हम एक लाइन खींच करके आपको बताते हैं कि अब हम जो डील करेंगे वो एफआईआर से रिलेटेड केसेस डील करेंगे, जिसमें सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट केस आ जाता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि what are the object of an FIR and what is an FIR, तो उसमें आप ये सेक्शन मतलब ये केस मेंशन करके आ सकते हैं और आप बता सकते हैं कि ये वो केसेस है दोनों जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ऑफ एफआईआर मेंशन किया गया था। दूसरा केस हम डील करते हैं जो है लतेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। लतेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में क्या किया गया था, इनने कहा था एनसाइक्लोपीडिया नहीं है, एफआईआर कोई एनसाइक्लोपीडिया नहीं है जिसमें हर फैक्ट और हर सर्कमस्टांसेस का एवरी माइन्यूट डिटेल इंक्लूड किया जाए, कुछ चीजें रह भी जाती है। ये चीज लतेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में बोली गई थी। वहीं अगर हम बात करें ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी की केस की बात करें तो उसमें पुलिस ने क्या बोला था, पुलिस ऑफिसर को ड्यूटी बाउंड किया गया था कि अगर आपके पास एफआईआर आती है यू आर बाउंड टू रजिस्टर द एफआईआर। अगर आप एफआईआर मतलब रजिस्टर नहीं करते हैं तो ये डीरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी में काउंट होगा। वहीं दामोदर प्रसाद चंद्रिका प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में बोला था कि जो एफआईआर है ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। कई बार हमारे पास क्वेश्चन आता है वेदर एफआईआर इज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस और नॉट, तो आप मेंशन करेंगे कि एफआईआर जो है वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, उसके साथ आप ये केस मेंशन करेंगे। और एक ये वाला जो केस है अग्नु नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसको भी इसी के अंदर मेंशन करते हुए आप बताएंगे कि एफआईआर को कॉरोबरेट और कॉन्ट्रडिक्शन के काम लिया जा सकता है, लेकिन एफआईआर जो है वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। ये दामोदर केस में बोला था और अग्नु नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में ये बोला था कि एफआईआर को हम
कॉरोबरेट और कॉन्ट्राडिक्ट करने के काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट केस से डील करते हैं जिसमें मोहम्मद यूसुफ वर्सेस आफाक जहान का केस है, जिसमें मजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर सकता है कि किसी पुलिस ऑफिसर को कि आप एफआईआर रजिस्टर करिए। ठीक है, नेक्स्ट केस से डील करते हैं। प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी कि मजिस्ट्रेट को विजिलेंट रहना पड़ेगा अगर कोई एलिगेशन बनाए गए हैं और उन एलिगेशंस का क्या नेचर है इनके रिगार्डिंग ये मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो विजिलेंट रहे और उसके रिगार्डिंग वर्क विजिलेंसी में ही करे। नेक्स्ट केस से डील करते हैं AR अंतुले वर्सेस RS नायक। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट केस है, आपने बहुत बार इसके बारे में सुना है कि कोर्ट इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट केस से डील करते हैं D लक्ष्मी नारायण रेड्डी एंड अदर्स वर्सेस V नारायण रेड्डी एंड अदर्स। इसमें मेजर डिफरेंस बताया गया था, जो हमें इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्शन दिए जाते हैं 175 क्लॉज 3 एंड 225 ऑफ BNSS। वहीं अगर हम CRPC की बात करें तो CRPC के 156 क्लॉज 3 एंड 200 के अंदर डिफरेंस बताया गया था और ये कहा गया था कि प्री कॉग्निजेंस स्टेज पे सेक्शन 175 क्लॉज 3 या फिर 156 क्लॉज 3 सेक्शन 175 क्लॉज 3 ऑफ BNSS और सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ CRPC अट्रैक्ट होता है प्री कॉग्निजेंस स्टेज पे। वहीं पे पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज पे हमारा सेक्शन 202 ऑफ CRPC और वहीं BNSS की बात करें तो 225 जो है वो अट्रैक्ट होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस जो बताया गया था वो D लक्ष्मी नारायण रेड्डी एंड अदर्स वर्सेस नारायण रेड्डी एंड अदर्स के केस में बताया गया था। अब हम चार्जेस के ऊपर डील करते हैं। चार्जेस से रिलेटेड प्रोविजंस के अंदर अगर हम देखें तो देखिए, और चार्ज का अगर हमसे पूछते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो मैं पहले भी क्वेश्चंस में अपने डील कर चुकी हूँ, उसमें बताया है कि विल्ली सालनी वर्सेस स्टेट ऑफ MP के केस में ऑब्जेक्ट ऑफ चार्जेस को इन्फॉर्म किया गया था। वहीं पे जो एरर है उसका इफेक्ट क्या होता है, वो वीनू भाई रणछोड़ भाई पटेल वर्सेस राजीव भाई दोदू भाई पटेल के केस में क्या बोला था कि जब तक फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं होता है टिल दैट मूवमेंट आपका ये ट्रायल इफेक्ट नहीं होती है। चार्जेस में अगर आपके कुछ एरर वगैरह रह गए हैं तो वो इफेक्ट नहीं करेगी ट्रायल को। नेक्स्ट केस डील करते हैं प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है 1956 का। इसमें कुछ कंडीशन मेंशन की गई थी किसके रिगार्डिंग, अगर हम CRPC की बात करें तो सेक्शन 300 के रिगार्डिंग ये कंडीशंस मेंशन की गई थी, जिसके अंदर अक्यूज जो होता है उसको ट्राई किया जाना चाहिए किसी ऑफेंस के लिए। ट्रायल जो होती है वो हमेशा कॉम्पिटेंट कोर्ट के थ्रू होनी चाहिए। ये आइदर कन्विक्शन और एक्विटल होनी चाहिए और ऐसा कन्विक्शन और एक्विटल जो है वो फोर्स में होना चाहिए उस टाइम पे। ये चीज हमें इस केस के अंदर बताई गई थी। तो अगर आपके लिए वंस ए कन्विक्शन इज ऑलवेज ए कन्विक्शन और इसके अगर मतलब एक बार ट्रायल कर दिया है रेस जुडिकेटा के रिगार्डिंग अगर कोई केस आता है तो क्वेश्चन आता है तो उसके रिगार्डिंग आप ये प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का रेफरेंस देते हुए उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बेल बॉन्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस देखेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट केस है गुरुबख्श सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। जो गुरुबख्श सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है ये एंटीसिपेटरी बेल के रिगार्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट मतलब इसके गाइडलाइंस देता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो हेल्ड किया उसने बोला है कि बेल का मतलब ये होता है किसी भी पर्सन को सिक्योरिटी के ऊपर लिबर्टी पे छोड़ना ही बेल होती है। वहीं गुंडी कांटी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर 1978 का केस है। इसमें बेसिक रूल बताया गया था, बेल जो है वो बेसिक रूल है, जेल बेसिक रूल नहीं है। कई बार क्वेश्चन आता है कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, तो उसमें आप ये गुद्दी कांटी का केस नहीं लिख के आएंगे, उसमें आप केस लिख के आएंगे मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ MP का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बेल एक रूल है और जेल एक्सेप्शन कंडीशन में ही दी जाएगी, नहीं तो जहां तक पॉसिबल है वहां तक आप बेल प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे अक्यूज को। अब हम अदर इंपॉर्टेंट केस लॉज देख लेते हैं। विजय मनोहर अर्बत वर्सेस काशी राव। इसमें बताया गया है कि मैरिड डॉटर इज ऑल्सो लाइबल टू मेंटेन हर पेरेंट्स। फिर भूपेंद्र शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ HP का केस है। इसमें क्या बताया गया, विक्टिम जो है सेक्सुअल वायलेंसेस ऑफेंसेस की मतलब सेक्सुअल ऑफेंसेस की जो विक्टिम है उसका नेम आप इंडिकेट नहीं करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। फिर हमारा एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है MH हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें फ्री लीगल असिस्टेंट जो है वो दी जाएगी, जो लोग मतलब पैसे नहीं है उनके पास तो वो लोग स्टेट कॉस्ट के ऊपर उनको फ्री लीगल असिस्टेंस दी जाएगी। वहीं मधु लिमे वर्सेस SDM का केस है, जिसमें चैप्टर 9 ऑफ BNSS, मैं यहाँ पे BNSS की बात कर रही हूँ, CRPC की बात नहीं कर रही हूँ। अगर CRPC की बात करेंगे तो चैप्टर 8 की को वैलिड
डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद हमारा एक केस आता है सीबीआई वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में क्या बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है ही नहीं कि वो डायरेक्ट करेगी, इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई करेगा। ये पावर किसके पास है? ये पावर हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि वो सीबीआई के लिए बोले। वहीं हमारा नेक्स्ट केस है पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस सीबीआई। इस केस में एमपी और एमएलए को पब्लिक सर्वेंट बताया गया था। सेकंड केस है करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सीएम को पब्लिक सर्वेंट माना गया था। हमारा नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह। इसमें रेप केस की जो ट्रायल है वो कैमरा में होनी चाहिए, ये एक रूल है। और अगर ये वाली ट्रायल अगर आपकी कैमरा में नहीं होती है तो ओपन होती है तो ये एक्सेप्शन केसेस में ही होगी, अदरवाइज ये एक रूल है कि कैमरा ट्रायल होगी रेप केसेस में, ओपन ट्रायल नहीं होगी। मधु लिम्बे वर्सेस स्टेट के केस में इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर को डिफाइन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था कि इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर क्या होता है। वहीं विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है वुमेन का वर्क प्लेसेस पे, उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस दी गई थी। स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस बाला अलेक्स बलसाम राम का केस जो है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर कोई रेप की विक्टिम है, उससे मैरी करने के लिए जो अक्यूज है वो मतलब रेडी हो जाता है, तो ये एक क्राइटेरिया नहीं होगा कि मिनिमम पनिशमेंट जो प्रिस्क्राइब है ऐसे ऑफेंस के लिए उसको कम कर दे, मिनिमम पनिशमेंट तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। वहीं हमारा लास्ट केस है इंदिरा शर्मा वर्सेस केवी शर्मा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जो हमारा लिव इन रिलेशनशिप है वो सब जो है वो कोई सिन नहीं है, मतलब पाप नहीं है या कोई क्राइम नहीं है। वहीं पे पार्लियामेंट को इनने बोला है कि वो एक लॉ बनाए जिससे कि ऐसी वुमेन जो इस रिलेशनशिप के अंदर है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, या ऐसे जो बच्चे हैं जो यहाँ से बॉर्न हुए हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो यहाँ पे मैंने आपके बीएनएसएस के जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उनको डील किया है। मेरे अकॉर्डिंग ये यहाँ क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे हमारी टीपी एक्ट से रिलेटेड। तो स्टे ट्यून, प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।